ये संख्या भी है, ये अंक भी है। संख्या तो होगा ही होगा, अंक सिर्फ 10 है, तो वो अंक है, इसका मतलब ये नहीं कि संख्या नहीं कहे जाएंगे, है ना। उदाहरण के लिए आप किसी के भाई हैं तो किसी के पुत्र भी तो है, एक ही तो है नहीं। ठीक उसी तरह से अगर ये दो है तो ये संख्या में भी है और ये अंक भी है। एकदम क्लियर चल रहा है। अब बात करते हैं संख्या को लेकर। संख्या को अच्छे तरीके से समझने के लिए एक संख्या का सिस्टम बनाया गया है जिसे हम लोग बोल देते हैं नंबर सिस्टम। कहते हैं कि आज तक आपने अपने लाइफ में जितने भी सारे नंबर्स पढ़े हैं, जितना भी नंबर्स पढ़ा है, लिखा है, सुना है, देखा है, समझा है, वो सारे के सारे नंबर्स या तो वास्तविक होते हैं या तो काल्पनिक होते हैं। जिस प्रकार दुनिया में इंसान के दो ही प्रकार हैं, एक अच्छा एक बुरा, उसी प्रकार से हमारा नंबर सिर्फ दो ही प्रकार का है। एक है अच्छा जिसे हम कह सकते हैं वास्तविक, और बुरा के लिए मैं बोल दूंगा कि चलो काल्पनिक। क्या? काल्पनिक। रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। बुरे लोगों का कह सकते हैं कि कोई वैरायटी नहीं होता, कोई कैटेगरी नहीं होता, बुरे तो बुरे ही होते हैं। मैं छोटा चोर बनूंगा तू बड़ा चोर बनना, ऐसा होता है क्या? चोर मतलब चोर, ठीक है। तो इसका ज्यादा कोई वैरायटी नहीं है, लेकिन वास्तविक संख्या जितनी है उनको दो भागों में हम बांट सकते हैं। पहले हम समझते हैं कि वास्तविक क्या है और काल्पनिक क्या है, ठीक है। देखो जितने नंबर्स मैंने बोला आज तक आपने सुना है, देखा है, उन सब में बहुत एक छोटा सा समूह है काल्पनिक संख्या का। उनको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे के सारे संख्या कौन से हो जाएंगे? वास्तविक हो जाएंगे। तो हम समझते हैं कि काल्पनिक संख्या किसको कहते हैं। काल्पनिक संख्या वे संख्या जो वास्तविक मान नहीं रखती हैं। एक्चुअल में ये संख्याएं होती हैं स्क्वायर रूट के अंदर में कोई भी ऋणात्मक संख्या, कोई भी ऋणात्मक संख्या, नेगेटिव नंबर। अब इस नेगेटिव नंबर का अगर कोई एक्चुअल वैल्यू जानना चाहो, जैसे मैं √4 अगर लिख दूं तो इसका एक्चुअल वैल्यू होता है 2, +2 भी होता है, -2 भी होता है। क्लियर है? लेकिन अब हम देखते हैं एक्चुअल वैल्यू कुछ तो मिला, लेकिन -2 को हम करनी से बाहर नहीं निकाल पाते, क्योंकि जब हमने देखा कि जब हमने 4 को बाहर निकाला था तो हम +2 भी मिल रहा था, -2 भी मिल रहा था। ये दोनों इसके वर्गमूल हैं, ठीक है। +2 को स्क्वायर करोगे, फिर से करनी में लेके जाओगे तो क्या +4 मिल जाएगा? यस, मिल जाएगा। उसी प्रकार से -2 को भी स्क्वायर करोगे, वो भी +4 ही मिलता है। -2 को स्क्वायर करने पे क्या आता है? +4। क्या आता है? +4 आता है। सुनाई नहीं दे रहा है? क्या आता है? +4 आता है, बिल्कुल। लेकिन देखो क्या होता है कि जिसका वर्गमूल निकाले हो ना, वर्गमूल अगर सही है तो फिर वर्ग करने पे वो संख्या पुनः मिल जाती है। किंतु अब यहां पे खेल है। अब खेल क्या है वो देखिए। -2 का, चलो -2 तो तुम्हें थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है, मैं एक काम करता हूं, तुम्हें -4 या -9 के माध्यम से समझाता हूं। -4 है, क्या ये इसका कोई वास्तविक मान हो सकता है? कुछ हो सकता है। तो आपके मन में आएगा कि 4 का तो वर्गमूल 2 होता है ना। अब माइनस के लिए क्या करें? या तो +2 हो सकता है सर, या फिर -2 हो सकता है। तीसरा तो कोई चीज यहां पे है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता। अब +2 को अगर स्क्वायर करोगे तो क्या -4 आएगा? नहीं सर, ये तो +4 ही आएगा। अच्छा, -2 को स्क्वायर करने से क्या -4 आएगा? ये भी नहीं आएगा। मतलब ना ये इसका स्क्वायर रूट है, ना ये इसका स्क्वायर रूट है, कोई भी इसका वर्गमूल नहीं। इसका एक्चुअल में कोई वर्गमूल, वास्तविक वर्गमूल नहीं मिलता। फिर ये अलग बात है कि हम इसको आयोटा यानी आई के थ्रू इसको दिखाते हैं, ठीक है, वो एक अलग विषय है। तो यहां पे हम देख पा रहे हैं कि काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं जिनका कोई वास्तविक मान ना हो, मतलब वो रूट से बाहर नहीं आती। पहचानना बहुत ही आसान है। फाइनल में बता रहा हूं आपको काल्पनिक संख्या के बारे में। एक कंसेप्ट बना लीजिए। कंसेप्ट ये है कि रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर वो क्या हो जाता है? काल्पनिक संख्या। सिंपल है। अब इस नंबर को छोड़ दिया जाए तो उसका जितना भी नंबर बच जाता है, आपने कुछ भी उल्टा सीधा बटे में, पॉइंट में, मैं बोला ना, जितने भी तरीके से आप लिख सकते हो, सारे के सारे क्या है? वास्तविक संख्या है। एग्जाम्पल लिखूंगा तो मर जाऊंगा, इतना एग्जाम्पल है। फिलहाल में बस 1, 2, 1/2, 0.03 ऐसा कुछ, -5, 1/7 कुछ भी है ना, √5, ये सारे के सारे क्या हो गए? हमारे रियल नंबर हो गए, वास्तविक संख्याएं हो गए। समझ में आ रहा है बात? अब वास्तविक संख्याओं को देखें तो इसको हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक है रैशनल, यानी कि इसको हम बोलेंगे परिमेय संख्या। और ये होता है अपरिमेय, यानी कि इरेशनल। इरेशनल नंबर। अच्छे से समझ लो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो वास्तविक संख्या तो बहुत बड़ी है।
मैंने बोला कि आपने जितना भी लिखा पढ़ा होगा ना आज तक, ये वास्तविक संख्या ही पढ़ा होगा। अब इसमें से अब मैं फिर बोल रहा हूं कि आपने लाइफ में जितने भी नंबर्स आज तक लिखे हैं उल्टा पलटा आज तक पढ़ाई के दौरान, उसका 99% आपने क्या लिखा है? परिमेय संख्या। यानी कि अपरिमेय संख्याओं का कैटेगरी बहुत ही छोटा है। वो क्या है उसको एक बार आप पहचान लीजिए। वे संख्याएं, देखो एक एग्जांपल समझो, अगर मैं लिखता हूं 10/2 तो ये क्या देता है वैल्यू? 5। अगर मैं लिखता हूं 10/4 तो ये क्या देता है? 2.5। ये नंबर पूरा पूरा लिखा जा सकता है ना। लेकिन अगर मैं लिख दूं 10/3 तो इसका उत्तर होता है 3.3333333। तो इसके ऊपर हम रैकरिंग लगा देते हैं। रैकरिंग का मतलब है कि कोई डिजिट या डिजिट का सेट बार बार रिपीट अब होने वाला है। समझते हो इतना बात? लेकिन ये सारे के सारे नंबर कम से कम रैकरिंग लगा के तो लिखे जा सकते हैं। लेकिन कुछ नंबर ऐसे हैं जहां पे रैकरिंग लगा के भी उसको नहीं लिखा जा सकता पूरा पूरा। ये एक्सप्रेस हो रहा है कि 3.33333 है। कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो 333 या कोई नंबर का सेट रिपीट ही नहीं होता, मतलब हर बार कुछ ना कुछ आ रहा है, कोई पैटर्न नहीं मिलता। जैसे देखो मैं एक और दिखा दूं, 4.3257 लिखा है और इस पे यार रैकरिंग लगा। इसका मतलब जानते हो क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ये नंबर होगा 4.3257 चलता रहेगा। लेकिन पता तो चला कि 257 है लगातार। अब कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं, कुछ वैल्यूज ऐसे होते हैं कि 257, अब इसके बाद फिर 2 तो आया लेकिन 5 नहीं आया, 7 आ गया, 9 आ गया, कुछ नया नया ड्रामा आ रहा है। तो उस नंबर्स को हम बोलेंगे अपरिमेय संख्या। ये जितने नंबर्स हैं रैकरिंग लगाने वाले, इनको हम परिमेय में बदल सकते हैं। एक परिभाषा है कि वे नंबर जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां P और Q एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, क्या है? पूर्ण संख्या है। और जहां हर बराबर 0 ना हो, डिनोमिनेटर 0 ना हो। डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाता है तो क्या होता है? अपरिमेय हो जाता है, नहीं अपरिभाषित हो जाता है। ऐसा कोई नंबर ही नहीं होता है जिसका हर 0 हो, ऐसा कोई नंबर ही नहीं होता है। ठीक है, तो इन सारे चीजों को हम बट्टे में लिख सकते हैं, बट्टा में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या के तौर पे लिख सकते हैं, भिन्न के तौर पे लिख सकते हैं। लेकिन अब वो कौन से नंबर हैं जिनको हम ऐसे भी नहीं लिख सकते? वो नंबर्स हैं √2, √3। जब √2 की वैल्यू आप निकालेंगे, थोड़ा बहुत आपको याद होगा कि इसका वैल्यू होता है 1.41 समथिंग और 2-3 डिजिट तक आपको याद है। बट वास्तविकता में ये बहुत लंबा है, इसका अंत नहीं है। और कोई ऐसा नंबर का सेट लगातार रिपीट भी नहीं हो रहा कि हम उसके ऊपर रैकरिंग लगा सके। मतलब इसको पूरा पूरा नहीं लिखा जा सकता, इसको कभी भी अंश और हर के तौर पे पूरा पूरा एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। इसीलिए इसको बोला गया है कि ये अपरिमेय है। परिमेय के तौर पे इसे नहीं लिख सकते। परिमेय संख्या कौन सी होती है? वे संख्याएं जिनको अंश और हर के तौर पे लिखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप इसको ले सकते हो, 5 को, इसको, ये सब किसके अंतर्गत आएगा? परिमेय के अंदर। तो समझ तो गए कि अपरिमेय वे हैं जिनको ना ही पूरा पूरा लिखा जा सकता है, ना रैकरिंग लगा के भी कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, एक छोटा सा समूह है। पहचानेंगे कैसे? चलो पहचानेंगे कैसे, तो याद रखेंगे रूट के अंदर वे सभी धनात्मक संख्याएं, रूट के अंदर वे सभी धनात्मक संख्याएं जो किसी का पूर्ण वर्ग ना हो। देखो √2 है, √2 को अगर आप कैसे वर्गमूल निकालते हैं, एक भाग वाला विधि होता है, कभी हम लोग देखेंगे तो आप पाएंगे कि अलग अलग अंक आते गए, पूरा फैल गया, लेकिन कभी भी खत्म नहीं हुआ ये नंबर। लेकिन अगर रूट के अंदर मैं 4 लिख दूं तो ये तो फटाक से 2 बन के निकल आएगा ना, निकल के आएगा कि नहीं? तो ये 2 जो है, ये 2 एक्चुअल में होता क्या है? 2/1 ही तो होता है। अंश और हर के तौर पे लिख सकते हैं। सपोज 2.5 है कहीं पे, तो ये क्या है? ये तो 5/2 है ना। तो ये सब किसके अंतर्गत आएगा? परिमेय संख्या के अंतर्गत। और परिमेय के अंतर्गत वो आता है जो पूरा पूरा नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, अब अच्छे से समझ ले एक और बात। तो इसके एग्जांपल्स हम लोग देख रहे थे। तो बाबू अगर स्क्वायर रहेगा तो बाहर आ जाएगा, स्क्वायर नहीं रहेगा अंदर परा रहेगा। और जब इसका एक्चुअल वैल्यू निकालोगे तो वही होगा कि आपका कैलकुलेटर, आपका कंप्यूटर पूरा भर जाएगा डिजिट से, लेकिन इसका वैल्यू पूरा पूरा एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा। क्लियर है? चलिए, बिल्कुल। अब यहां पे एक और चीज देखेंगे। मेरे को बताओ, क्या यह संभव है? यह परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? 1.21 क्या है? √1.21 क्या है? परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है, बिल्कुल है, क्योंकि एक्चुअल में ये 1.1 का स्क्वायर करके अंदर डाला हुआ है, तो ये 1.1 बन के बाहर निकल जाएगा। तो देखने में तुम्हें लगेगा कि शायद ये अपरिमेय होगा, लेकिन ये क्या है? परिमेय, क्योंकि ये किसी संख्या का वर्ग है।
ठीक है। तो इस तरह से आप समझ गए कि रूट के अंदर वे सभी धनात्मक संख्याएं जो किसी का वर्ग ना हो अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। साथ ही साथ एक और चीज, कुछ वैल्यूज हैं, वैल्यू ऑफ पाई, वैल्यू ऑफ ई। वैल्यू ऑफ पाई, पाई का वही वैल्यू जिसे हम लोग 22/7 बोल देते हैं, बट एक्चुअल में 22/7 होता नहीं है ना। अगर 22/7 होता तो 22/7 क्या होता है, परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा रे? क्या होगा, परिमेय होगा या अपरिमेय होगा? अगर 22/7 कोई नंबर है तो ये परिमेय के अंतर्गत आता है, क्योंकि देखो ना, ये अंश और हर के तौर पे लिखा गया, ये भी एक पूर्ण संख्या, ये भी एक पूर्ण संख्या है ना। तो ये कभी भी रहेगा तो परिमेय के अंतर्गत रहेगा। तो पाई की एक्चुअल वैल्यू होती क्या है, वो होती है 3.14 समथिंग 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 समथिंग, अनंत तक है ना। कोई पैटर्न नहीं है, तभी तो अपरिमेय में रखा हूं ना। और यही जो लिखा है ना 3.14, ये इसकी एक्चुअल वैल्यू जो है वो 22/7 के बहुत करीब है, 22/7 के बहुत करीब है। इसलिए कैलकुलेशन में सुविधा के लिए हम लोग 22/7 यूज कर लेते हैं, बट एक्चुअल वैल्यू है 3.14 समथिंग 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 समथिंग। ठीक है, 3.14 को ही अगर आप मिरर लगाओगे ना तो ये ऐसा कुछ दिखेगा। अगर 4 को हम ऐसे लिखते हैं ना तो ये कुछ ऐसा हमें दिखेगा, PIE, पाई। जो पाई नाम इसका पड़ा है ना, इसकी वैल्यू के आधार पे ही पड़ा है। जब हम मिरर में देखते हैं तो पाई जैसा दिखता है। समझ में आ रही है बात? तो वैल्यू ऑफ पाई, इसी प्रकार से एक वैल्यू ऑफ ई भी है जो 2.7 समथिंग 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 है। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि जब हमसे पूछता है कि इसमें से कौन एक अपरिमेय संख्या है, तो रूट के अंदर जो धनात्मक संख्या है जो किसी का वर्ग ना हो वो आ जाएंगी इसके अंतर्गत। जैसे आपने एग्जांपल देखा, कई एग्जांपल हो सकते हैं। और ये दो विशेष नंबर है, इनकी वैल्यू जो है ये थोड़ा सा अपरिमेय के अंतर्गत आती है। उसके अलावा इधर आइए, परिमेय संख्या, रैशनल नंबर। हम लोग रैशनल नंबर पढ़ने में ही पूरा जिंदगी गवा लेते हैं, यानी कि रैशनल नंबर ही हमारा पूरा पढ़ाई है। क्लियर हो रहा है? अब इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4, माइनस प्लस बटा, एवरीथिंग, जो कुछ भी आप जानते हो, है ना। सारे के सारे, मैंने बोला लाइफ में आपने जितने भी नंबर्स लिखे हो सारे के सारे क्या है, ऑलमोस्ट रैशनल नंबर है ना, यानी कि परिमेय संख्या। इसको तार्किक संख्या भी बोलते हैं, और तार्किक संख्याएं कई नामों से ये जाना जाता है। क्लियर है? तो परिमेय संख्या के एग्जांपल लिखूंगा तो मैं थक जाऊंगा, मैंने बोल दिया ना, बस इनको छोड़ दो तो पूरा इधर आ जाओ। अब परिमेय संख्या में हम देख पा रहे हैं कि दो तरह के नंबर है। देखो, इसमें अंश और हर दोनों रहता है। क्या रहता है? अंश और हर दोनों रहता है, दोनों पूर्णांक होता है। पूर्णांक समझते हैं किसको बोलते हैं? इंटीजर। मैं आपको बता देता हूं, पूर्णांक है 0 1 2 अनंत तक, पूरा पूर्णांक, पूर्ण अंक इस पूर्णांक। -1 -2 ये सभी पूर्णांक है। ये नेगेटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। तो परिमेय संख्या में अंश और हर होता है। तो अब ध्यान से सुनेंगे, इसको भी हम दो भाग में डाल देते हैं। एक है भिन्न, फ्रैक्शन, और एक है पूर्णांक। भिन्न, देखो, भिन्न वे संख्याएं जिसका हर एक ना हो, और अगर हर एक आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा? पूर्णांक। एग्जाम्पल आप देख रहे हो, इन सब का डिनोमिनेटर क्या है? 1 है। इन सब का जो हर है वो 1 है, इसीलिए ये सारे के सारे कहलाते हैं पूर्णांक। पूर्णांक के एग्जाम्पल सिंपल से मैं लिख सकता हूं 0 1 2, और इसी तरह से आगे, और इस तरफ में -1 -2, और इसी प्रकार से आगे। समझ में आ गया होगा मुझे लगता है, इतना पूर्णांक के लिए काफी है समझने के लिए। लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी भी हैं जो 2/7 हैं। क्या है? अरे बाबा, 2/7, 3/5, ये सब क्या है? फ्रैक्शन के अंतर्गत आएंगी। कभी कभी उलझाने के लिए आपको 0.5 भी दे सकता है, तो ये क्या एक्चुअल में 1/2 है। तो अगर 0.5 जो कि डेसिमल रूप में लिखा हुआ, अगर पूछता है ये पूर्णांक है या भिन्न है, तो आप किसके कैटेगरी में जाओगे? तो आप बोलोगे भिन्न है, लिखा हुआ है डेसिमल के तौर पे, लेकिन ये भिन्न की वैल्यू रखता है। वही पूर्णांक आपको उल्लू बनाने के लिए 10/5 भी लिख सकता है, बोलेगा ये पूर्णांक है कि भिन्न है। तो रटे हुए हो कि नीचे 1 नहीं है तो भिन्न हो जाएगा, तो ये भिन्न की वैल्यू नहीं है, ये एक पूर्णांक ही है जिसका रूप बदल के आपके सामने रखा गया है। ठीक है, एकदम वैसे ही जैसे गंगाधर शक्तिमान है, जानते हो ना, गंगाधर ही शक्तिमान है, बस वही कहानी है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखेंगे भिन्न तो है, भिन्न में आगे ज्यादा बहुत कुछ है भिन्न में भी, तो भिन्न को यहाँ पे हम छोड़ेंगे। हमारा फोकस है पूर्णांक की ओर। थोड़ा सा मैं शॉर्ट में पूर्णांक से आगे भी आपको समझा देता हूं। देखो, पूर्णांक के बारे में मैं बता दूं, छोटा छोटा
यहाँ पे जानकारी है जो अभी सवाल को अटेंड करने में हमें हेल्प करने वाला है। देखो, एक वर्ड है पूर्ण संख्या, ठीक है, याद रखेंगे। इससे पहले होगा तो मैं यहां पे दिखा दूं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं जिसे हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। बिल्कुल ठीक है। देखो, नेचुरल नंबर का मतलब है गिने जाने वाली संख्या। क्या होता है, गिनती की संख्याएं। अब गिनती की संख्याएं क्या होती हैं, 1 2 3 4 5 1.5 2.5 ऐसा गिनते हैं क्या, नहीं गिनते ना, तो ठीक है। तो जो प्राकृतिक संख्या है वो शुरू होती है 1 से, फिर नेक्स्ट नंबर है 2, दूसरी प्राकृतिक संख्या 2 है, तीसरी 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, और इसी प्रकार से अनंत की ओर जा रही है। लेकिन सारे के सारे क्या है, गिनती की संख्याएं हैं, मतलब पूर्ण है। या यूं हम कहते हैं तो सारे धनात्मक पूर्णांक, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक जो होते हैं वो प्राकृतिक संख्या होते हैं। अब इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं के सेट में अगर मैं 0 भी एक शामिल कर लूं तो ये जो सेट बन जाता है वो किसका है, पूर्ण संख्या। 0 1 2 3, देखो सारी संख्याएं तो हमने लिख दिया, लेकिन एक 0 छूट रहा है, तो एक 0 को लेकर भी एक कैटेगरी बना हुआ है, इसका नाम क्या है, होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या। और इसी प्रकार से आप समझ गए, आगे जा रहा होगा, क्लियर है। पूरा का पूरा प्राकृतिक संख्या वाला सिस्टम इसमें भी है। और ये सारे के सारे जो मैं लिख रहा हूं इंटीजर्स लिख रहा हूं, अभी आगे बहुत सारा लिस्ट लिखूंगा, सारे के सारे इंटीजर्स होंगे, सारे के सारे पूर्णांक होंगे। बट्टा वट्टा कहीं घुसा मत देना कि मैं लिख दिया 1 2 3 और लगातार, तो तू कर देना 5.5 6.5 अपने मन से ऐड मत कर देना। समझ में आ रहा बात, ये सारे के सारे क्या है, इंटीजर्स है, ठीक है, एकदम डरना नहीं है। और सारे के सारे नॉन नेगेटिव नंबर है, नॉन नेगेटिव। अच्छा, मैंने इसको बोला सारे के सारे धनात्मक संख्या। देखो एक बात मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं, थोड़ा सा अलग से टाइम लेकर। देखो 0 होता है, 1 है, 2 है, 3 है, -1 है, -2 है, इस टाइप से आगे भी है। इसमें मेरे को ये बताओ कि कितने धनात्मक संख्याएं लिखी गई हैं, इधर वाले सब बताओ, इसमें धनात्मक संख्याएं कितनी लिखी गई हैं, कौन कौन बता सकता है। हाथ उठाने को बोला हूं ना, बोलो। इसने कहा 4 धनात्मक संख्याएं लिखी हैं, इसके विरोध में कोई हाथ उठा रहा है, इधर इधर कोई हाथ नहीं उठा रहा क्योंकि, अच्छा चलो इधर, हाँ यस, तो 3 धनात्मक संख्याएं बिल्कुल सही है, वो है 1 2 3। आप लोगों से सवाल है कि इसमें ऋणात्मक संख्याएं कितनी लिखी गई हैं, यस। और इसमें भी अगर आप लोग कैमरे के लाइन में ही हो तो आप में से कोई बता सके कि ऋणात्मक संख्याएं इसमें कितनी लिखी गई है। अच्छा तुम गर्ल्स हो क्या, तो जब इधर बोल रहा हूं तो तुम उधर पुर क्यों कर रहे हैं। अच्छा इसमें से कोई बता सकता है, कोई भी एनीवन, 2 हैं, अच्छा तुम बोलो, आइडिया लगाओ, अगर पता है तो बताओ, अन्यथा कोई बात नहीं है। तो ज्यादातर लोग कह रहे हैं 2, बिल्कुल सही है। ये धनात्मक संख्या है, ये ऋणात्मक संख्या है, तो ये कौन है, ये न्यूट्रल है, न धनात्मक न ऋणात्मक, समझ लो, क्योंकि शब्द फंसाएगा तुम्हें अगर पूरा ज्ञान नहीं है तो। इसको धनात्मक बोलेंगे, इसको ऋणात्मक बोलेंगे। देखो अब 0 को कैसे लपेटते, ना ये धनात्मक में आ रहा है ना ऋणात्मक में आ रहा है। अगर मैं बोलूं नॉन नेगेटिव नंबर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव जो नेगेटिव ना हो, तो क्या ये नेगेटिव है, तो नॉन नेगेटिव नंबर में ये आएंगे। समझ में आ रहा है। अगर मैं बोलूं नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव को छोड़ देना तो ये आएंगे। अरे बात समझ में, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स ये, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स ये, ठीक है। तो इस तरह से 0 भी खेल में शामिल है। पूरा अगर क्लियर रहोगे तो अच्छा करोगे, ठीक है। तो आपने देखा प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्याएं बहुत ही आसान है समझना। आगे देखते हैं, आपने कुछ नाम सुने होंगे, फटाफट देख लेते हैं। देखो पूर्णांक आप समझ गए थे ना, पूर्णांक नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है, लेकिन पूर्ण रहता है, उन्हीं का ये सब छोटा छोटा भाई है। प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से शुरू होती है, आपसे पूछेगा प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का फलाना फलाना, और सब कभी पूछेगा, कभी योग पूछेगा। उस केस में आपको ये याद रहना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या स्टार्ट कहां से होती है, आपको पता ही नहीं है। प्राकृतिक संख्या बोल रहे हैं आप 0 1 2 3 लिख दे रहे हो, तो अंतर आ जाएगा ना आंसर में, ठीक है, होल नंबर। अब मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई इसमें बैठा होगा जो सम संख्या के बारे में नहीं जानता होगा। सम संख्या इवन नंबर, सम संख्या वे संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। ओके, 8 बड़ा गरीब की तरह दिख रहा है। 8 एक कमाल का डिजिट है, बच्चे बहुत अच्छा से लिखते हैं। ये देखो
देखा है, बहुत अच्छा लिखते हैं सब। तो इस प्रकार से आगे चलता है। उसी का ठीक विपरीत हम उल्टा कह सकते हैं कि एक होता है विषम संख्या। विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर, ये कैसा दिखेगा? 1 3 5 7 9 11, इस प्रकार से। देखो 9 इसके अंदर है ना, ये इसलिए बता रहा हूं। नेक्स्ट एक और नंबर देख ले फटाफट, अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? प्राइम नंबर। अब इसके एग्जांपल को मैं थोड़ा सा ध्यान से सुना दूं सबको। प्राइम नंबर में लेकर बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। देखो फर्स्ट प्राइम नंबर जो है ना वो है 2, ध्यान रखना। फर्स्ट प्राइम नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हो, ना ज्यादा ना कम। इसके 2 गुणनखंड है, 1 और 2, ठीक है। उसके बाद 3, ये भी कौन है रे बाजा जो बजे रहा है, चुप नहीं हो रहा? ध्यान से सुनेंगे। सरल शब्द में बोलूं तो वे संख्याएं जो स्वयं से और 1 से कटे, उसके अलावा किसी से ना कटे। तो 2 इसमें आता है, कई लोग 2 को छोड़ देते हैं। 3 5 7, अब देखो 9 का नंबर आ रहा है लेकिन 9 3 से भी कट जाता है ना। तो 11 13 और इसी प्रकार से अपना समझदारी से आप लिखेंगे तो आप यहां पे एक चीज पाएंगे कि अभी लगातार 1 1 का डिफरेंस चल रहा था, 1 1 का डिफरेंस चल रहा था, 2 2 का डिफरेंस चल रहा था, 2 2 का डिफरेंस चल रहा था। लेकिन ये जो डिफरेंस है ना, ऊट पटांग है, कभी 2 का, कभी 4 का, कभी कुछ यहां तक कि 1 का भी डिफरेंस है ना। एक लौता भाज्य संख्या जो कि एक सम संख्या, बाकी सारे के सारे आपको ऑड ही मिलेंगे। अच्छा, क्या 17 भाज्य संख्या है तो ऑड संख्या नहीं हो सकता क्या? ऑड नंबर नहीं हो सकता? सभी कैटेगरी में आते हैं। तुम्हारा खुद का नंबर कितने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में होगा? एक ही ग्रुप में खत्म हो गया क्या कैरियर? कई सारे ग्रुप में है ना, उसी प्रकार से इनकी सदस्यता भी अलग अलग ग्रुप में है। क्लियर हो रहा है? ये नंबर्स के नाम पहचान रहे हो? अब अभाज्य की हो गई तो कुछ भाज्य भी होते होंगे। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं मतलब कंपोजिट नंबर। चलो आगे नहीं लिखना। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक फैक्टर हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो, और इसका पहला जो अंक है या संख्या है वो है 4। ये 1 और 4 के अलावा 2 से कटता है। इसके नीचे 2 और 3 तो अभाज्य में बैठे हैं, बोलते हैं तीसरा किसी से कट ही नहीं रहा। 1 इन सब खेलों से एकदम परे है। चलिए, तो 4 6 8 9 10 12 14 15 16, इस प्रकार से जो किसी से भी कटे। और बहुत ही सिंपल वे में बोलूं तो अब जो इसमें नहीं है वो सारे के सारे इंटीजर्स इसमें हैं, ठीक है। कट गया किसी से तो इधर, नहीं कटा तो इधर। एक और देखो, ये सब आपको पता होना चाहिए क्योंकि हमारा जो अभी सवाल का एक दौर चालू होगा वो इन्हीं सब पे आधारित है। खूब क्वेश्चंस आते हैं और बड़ा दुख होता है जब सम और विषम पहचानने में लोग धोखा खा जाते हैं, है ना। ओके, तब आते हैं 7 नंबर। एक और नंबर देखते हैं, अभाज्य से ही रिलेटेड है, सह अभाज्य। सह अभाज्य संख्या, इसमें बहुत ज्यादा स्पष्ट लिखना संभव नहीं है। इसको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर। देखो ये जो नंबर्स हैं ये 2 या 2 से अधिक संख्याओं का समूह होते हैं जिनका HCF 1 हो, महत्तम 1 आता हो, या सरल शब्द में बोलूं जो आप समझ जाएंगे, 2 ऐसी संख्याएं जिनके बीच कुछ कॉमन ना हो, जिनके बीच कुछ कॉमन हो। एग्जाम्पल के तौर पे पहले ऐसे समझो कि अगर मैं 8 और 6 लिखता हूं तो इसमें कॉमन क्या है? समझ पा रहे हो? इनके में कुछ फैक्टर कॉमन है। ये जो मैक्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है उसको हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, HCF बोलते हैं, महत्तम समवर्तक बोलते हैं। लेकिन अगर कुछ भी कॉमन है तो फिर ये सहभाज्य नहीं है। लेकिन अब देखें 5 और 7, इसमें कुछ कॉमन है क्या? आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे तो 1 मिलेगा, 1 ही है, 2 3 4 नहीं है। इसको सरल शब्द में हम लोग बोलते हैं कि सर कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो एक और एग्जांपल देखिए, 10 और कौन क्या बोल रहे हैं, 10 और देखते हैं 21। 10 भी एक भाज्य संख्या है, कट जाता है। 21 भी एक भाज्य संख्या है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या है? को प्राइम है, एक दूसरे के साथ मैच ही नहीं खा रहा। ये अच्छा लड़का है, ये अच्छी लड़की है, लेकिन
जम ही नहीं रहा इनका, विवाह हो गया, मारपीट हो रहा है, सर फोड़ रहे हैं एक दूसरे का, समझ रहे हैं। तो है दोनों सही, दोनों भाज्य हैं, लेकिन आपस में एक दूसरे के साथ फाइटिंग कर रहे हैं, और मतलब स्व अभाज्य की तरह है। विवाह जबरदस्ती हो गया है, लेकिन इनका पटरी खा नहीं रहा है, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स को हमें पहचानना है, और एचसीएफ एलसीएम चैप्टर में बहुत काम आने वाला है ये कंसेप्ट, ठीक है। एक दो एग्जांपल लिख देता हूं। 5 और 9, 10 के साथ क्या लिख दूं, 13। चलिए छोड़िए, लगातार अगर कोई नंबर, जितने भी नंबर होते हैं ना, लगातार दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो हमेशा कोप्राइम ही होती है। इनको बोला जाता है कोप्राइम, स्व अभाज्य युग्म बोला जाता है, ठीक है। लगातार वाली दो संख्या में तो डिफरेंस ही एक का रहता है, तो कॉमन फैक्टर क्या मिलेगा, एक से ज्यादा तो मिलना नहीं है, बहुत ज्यादा मिलेगा तो एक मिलेगा। चलिए इन सब चीजों को छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इतनी बातें जानने के बाद आपने याद कर लिया प्राकृतिक संख्या कितने से स्टार्ट होती है, 1 से, और पूर्ण संख्याएं कितने से स्टार्ट होती है, 0 से, बिल्कुल। सम संख्याएं, पहली सम संख्या, पहली विषम संख्या, ठीक है। अब भाज्य संख्या के केस में आप देख रहे हैं कि सब उल्टा सीधा चल रहा है। अगर मैं प्रथम 20 अभाज्य संख्याएं बोल दूं, एकदम झटके में नहीं लिख पाओगे, देखना पड़ेगा, नहीं ये नहीं है, और ये भी नहीं है, ये है, हाँ ये ठीक है, ऐसे करके ढूंढना पड़ता है। तो अगर मैं दे दूं कि 10 अभाज्य संख्याओं को ढूंढना है, जोड़ना है, तो बड़ी समस्या है। अब एक एक करके हम लोग सिंपल सिंपल क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं।